नमस्कार और ये सेम इन्फो क्लब में आप सबको फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम खास डिस्कस करेंगे आपका डिसेबिलिटी पेंशन एम्पावरमेंट रिलीफ। इसमें जो नई रेगुलेशन लागू हुआ है सितंबर 2023 से ईआर एंड जीएमओ 2023, जिसका कुछ खास पॉइंट्स है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और DESW का वेबसाइट में ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है नए कैजुअलिटी एंटाइटलमेंट रूल्स, उसको एक बार देख लेते हैं और कंपेयर करते हैं कि पहले का जो रूल्स था और अभी का जो रूल्स है उन दोनों में क्या अंतर है। और जो मेन रेगुलेशन है पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1, जो कि बाकी भी आर्म फोर्सेस जैसे एयरफोर्स एंड नेवी के लिए भी एप्लीकेबल है, सिमिलर रूल्स है। तो इसमें क्या है और ईआर एंड जीएमओ में क्या है, इसमें क्या अंतर है और कैसे हमें ये रेगुलेशंस को पढ़ें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है DESW का वेबसाइट और इस वेबसाइट में अभी हम चलेंगे ये 2023 का ईआर एंड जीएमओ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल 2023, गाइड टू मेडिकल अफसर्स 2023। इसके बारे में जो डिसेबल्ड पर्सन है या LMC लो मेडिकल कैटेगरी में जो है, खास करके जो लोग पेंशन जाने वाले हैं उन सबको पता है। पर इसमें जो खास चेंजेस है, पहले क्या था 2008 का जो पेंशन रेगुलेशंस था उसमें क्या था, अभी इसमें क्या हुआ है। देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए कि 2023 का GMO ER जब लागू हुआ है, पेंशन रेगुलेशन चेंज नहीं हुआ, पेंशन रेगुलेशन अब वही है। चेंज हुआ है वो ER एंड GMO कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड में चेंज हुआ है। ओके, अच्छा, तो देखिए इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि पेंशन रेगुलेशन में डिसेबिलिटी पेंशन किसको ऑथोराइज किया गया और इसमें नए में डिसेबिलिटी पेंशन किसको ऑथोराइज किया गया। देखिए, एज पर पेंशन रेगुलेशंस, ये है पेंशन रेगुलेशन है और ये पेंशन रेगुलेशन का पेज नंबर 54 में है। आप देख सकते हैं इसमें चैप्टर 4 है कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स व्हेन कॉज ऑफ इनवैलिडमेंट फ्रॉम सर्विस और डेथ इज आइदर एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। तो आप जानते हैं कि एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होना चाहिए तभी डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, पर इसके साथ साथ और भी कुछ क्लॉजेज अभी 2023 में जुड़ गया। तो 2008 का जो कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड ER एंड GMO था, उसमें उसका साथ साथ जो आपका पेंशन रेगुलेशन है वो क्या कहते हैं। देखिए, इसका 81 रेगुलेशन 81 ये कहते हैं, सर्विस पर्सनल who is invalidated from service on account of disability which is attributable to or aggravated by such services may be granted a disability pension consisting of service element and disability element in accordance with regulations in this section। तो 81 का हिसाब से रेगुलेशन जो 81 है 2008 का, उस हिसाब से इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस और क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होना चाहिए। ठीक है, पर इस रूल में बाद में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इस पर है और जहाँ पे ये बताया गया कि नॉट ओनली इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस, अगर आप पूरा सर्विस करके कल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं तब भी आपके लिए डिसेबिलिटी पेंशन ऑथोराइज है। ठीक है, नंबर 1। अगर आप ओन रिक्वेस्ट में डिस्चार्ज हो रहे हैं, 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिलीज हुआ है उस हिसाब से सबको मिलेगा। अगर आप प्रीमेच्योर जा रहे हैं तब भी आपको मिलेगा, डिसेबिलिटी एलिमेंट आपको मिलेगा। हाँ, पर इसमें जब आप प्रीमेच्योर रिटायर हो रहे हैं, इसमें कंडीशन है कि अगर आपका सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है, यानी कि 15 ईयर्स मिनिमम जो सर्विस JCOs वर्क के लिए, अफसर के लिए 20 ईयर्स है, पूरा नहीं हुआ, और अगर LMC एट्रीब्यूटेबल एग्रीवेटेड केसेस है, आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उस केस में आपको केवल मात्र डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, सर्विस एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है। ओके, अच्छा, अब देखिए बाकी जो इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस है, इसमें क्या कंडीशन है, द क्वेश्चन whether disability is attributable to or aggravated by military service shall be
डिटरमाइंड अंडर द एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन अवार्ड 1982। ये जबकि बाद में चेंज हो गया, 2008 हुआ और अभी 2023 है। तो इसमें एक चीज़ एक्सप्लेनेशन में देखिए यहाँ पे क्लियर बता दिया गया कि देयर शैल बी नो कंडीशन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर अर्निंग सर्विस एलिमेंट। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि आपका सर्विस तो 15 साल नहीं हुआ, आपको सर्विस एलिमेंट कैसे मिलेगा, पर ये सरासर झूठ है। मान लीजिए ये बिल्कुल झूठ है, लोगों को रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है इसलिए कह देते हैं कि नहीं इसको तो सर्विस एलिमेंट मिलेगा नहीं। पर ये ज़्यादातर मैं देखा फौज का 34 ईयर सर्विस हो गया, क्लर्क है, सुबेदार मेजर है, उनको भी पता नहीं है कि सर्विस एलिमेंट ग्रांट करने के लिए क्या कंडीशन होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं केवल मतलब डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, सर्विस एलिमेंट नहीं मिलेगा, जबकि वो सरासर गलत है। ठीक है, राइट क्या है कि आपका सर्विस एक दिन भी हो और एग्रीवेटेड एट्रीब्यूटेबल होकर के इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस होके आप आउट हो रहे हैं, तो इस केस में आपको सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों ही मिलेगा। अब सवाल आता है कि इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस किसे कहेंगे। ठीक है, तो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस का जो डेफिनेशन है ये 2008 में क्या था और 2023 में क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए 2008 में जो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस का जो कंडीशन था, देखिए इनवैलिडमेंट फ्रॉम सर्विस। ठीक है, इनवैलिडमेंट फ्रॉम सर्विस विद डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय सर्विस फैक्टर इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस होना चाहिए, जो कि बाद में ये अमेंड भी हुआ था कि डिसेबिलिटी पेंशन उनको भी मिल सकता है जो रेगुलर रिटायरमेंट है और जो कि प्रीमेच्योर डिस्चार्ज लेके जा रहे हैं। पर ये अभी जो 2023 है इसमें चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन क्या है। एन इंडिविजुअल हु इज बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस और मेडिकल ग्राउंड्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिडेट फ्रॉम सर्विस। आपका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, मान लीजिए आप सिपाही हैं तो 17 ईयर्स पूरा करके, टेक्निकल सिपाही हैं तो 20 ईयर्स पूरा करके आप रिटायर कर रहे हैं, तो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, आप चाहे एलएमसी में रिटायर करें। ठीक है, पर उससे पहले अगर आपको बोर्ड आउट किया जाए या फिर बाकी जो कंडीशंस है वो कंडीशन एक एक करके मैं बता देता हूँ। देखिए कंडीशन क्या है, PBOR एंड इक्विवेलेंट रैंक्स इन अदर सर्विसेज हु आर प्लेस्ड permanently in a medical category other than step 1 or equivalent and are discharged because no alternative employment suitable to their low medical category can be provided। यानी कि आपको सेल्टेड अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया, ये नंबर 1। नंबर 2 कौन है, दे आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट, यानी कि सेल्टेड अपॉइंटमेंट अनविलिंग किया। नंबर 3 क्या है, दे हैव बीन रिटेन्ड इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट और डिस्चार्ज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर एंगेजमेंट। आपको सर्विस पे रखा गया सेल्टेड अपॉइंटमेंट दे करके, पर जब फौज को ऐसे लगा कि नहीं अब नहीं रख सकते तो आपको रिलीज कर दिया गया बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आपका कलर सर्विस पूरा होने से पहले आपको फौज से निकाल दिया गया, जैसे कि 2010 में हुआ था, 2008 में हुआ था। 2008 में ये एक ऐसी ऑर्डर आया था। तो इस तरह का जो 3 कंडीशन यहाँ पे बताया गया, तीनों कंडीशन में ही ये तीनों कंडीशन को भी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस माना जाएगा। एक तो आपको बोर्ड आउट करके घर भेजा जा रहा है, वो तो इनवैलिडेट ऑफ सर्विस है ही। इसके अलावा और भी ये कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, जैसे कि अभी आपने देखा कि नो अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सुइटेबल टू देयर लो मेडिकल कैटेगरी कैन बी प्रोवाइडेड, यानी कि सेल्टेड अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। इस केस में आपको घर भेजा जा रहे हैं, वो इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस में काउंट होगा। दूसरा क्या है, अनविलिंग टू एक्सेप्ट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेल्टेड अपॉइंटमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपको इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस माना जाएगा। और तीसरा कि आपको सेल्टेड अपॉइंटमेंट दिया गया और बाद में फिर निकाल दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ये भी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस में माना जाएगा। पर अब देखिए ड्रामेटिकली ये चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, अब आते हैं कि एंटाइटलमेंट रूल्स 2023। ठीक है, ये देखिए ये है एंटाइटलमेंट रूल्स एंड कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल 2023। इसमें पैरा 5 में देखिए क्या बताया गया, पैरा 5 में, पैरा 4E में है, सॉरी पैरा 5 नहीं, पैरा 4E में देखिए, सॉरी पैरा 5E में इनवैलिडिंग फ्रॉम सर्विस, इनवैलिडिंग फ्रॉम सर्विस बोर्डेड आउट का तो है ही प्रोविज़न, और भी जो प्रोविज़न है देखिए कौन कौन सा है। ई में
5E में क्या बताया जा रहा है, GSUs, warrant officers, other ranks and equivalent rank in other services who are placed permanently in a medical category other than shape 1 or equivalent and are discharged because no alternative employment suitable to their low medical category can be provided। ये नहीं कि सेल्फ अपॉइंटमेंट ना दे करके आपको घर भेजा जा रहे, ये पहले भी था, 2008 में भी था और 2023 में भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नंबर 2, they have been retained in alternative employment or discharged before the completion of the engagement shall be deemed to have been invalid out of service। यानी कि सेल्फ अपॉइंटमेंट दे करके आपको रखा गया और बाद में रिलीज कर दिया गया। तो इसमें देखिए नंबर 2 में जो था 2008 में, वो अभी 2023 में वो डिलीट कर दिया गया। नंबर 1 और 3 ये दोनों को रखा गया, जो कि यहाँ पे इंडेक्स किया गया नंबर 1 और 2 करके। तो पहले 3 कंडीशन था, अभी 2 कंडीशन है, यानी कि सेल्टेड अपॉइंटमेंट अनुलिंग वाला जो क्लॉज है, जो कि इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस में काउंट किया गया था, वो अभी बिल्कुल डिलीट कर दिया गया। तो फ्रेंड ये एक बहुत बड़ा एक चेंजेस है। जबकि आप देख सकते हैं, आपको मैं ये दिखा देता हूँ, जो पेंशन रेगुलेशन है इसमें क्या है, 95 अगर हम देखें पेंशन रेगुलेशन का, देखिए पेंशन रेगुलेशंस 95, 93, 94, ये है 95 में क्या बताया गया, इंडिविजुअल हु इज प्लेस्ड इन लो मेडिकल कैटेगरी अदर देन परमानेंटली एंड हु इज डिस्चार्ज because no alternative employment in his own trade category suitable to his low medical category could be provided or who is unwilling to accept the alternative employment। ठीक है, अनविलिंग वाला भी क्लॉज इसमें लिखा हुआ है पेंशन रेगुलेशन नंबर 95 में। और हु हैव बीन रिटेन इन सर्विस, जो कि 3 कंडीशन बताया गया कि उसको सेल्फ अपॉइंटमेंट दिया गया और बाद में निकाल दिया गया। shall be deemed to have been invalidated out of service under the entitlement rules for casualty pensionary award 1982, जबकि 2008 में भी ये था, पर ये 2023 में आकर के 95 का जो रेगुलेशन है उस रेगुलेशन को ही चेंज कर दिया गया। ठीक है, पर 95 का अभी तक अमेंडमेंट नहीं है, पेंशन रेगुलेशन अभी चेंज नहीं हुआ, कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड GMO ईयर में चेंज हुआ है। तो इसीलिए अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ रिकॉर्ड ऑफिसर्स है जो कि अनविलिंग फॉर सेल्टेड अपॉइंटमेंट को इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस में ही काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्मी रूल है, आर्मी रूल में अनविलिंग और आपका कमांडिंग अफसर आपको ग्रांट नहीं कर रहे, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, दोनों को ही मेडिकल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस में ही काउंट किया जाता है। तो इसीलिए कुछ रिकॉर्ड ऑफिसर्स है इसको काउंट करते हैं, कुछ नहीं काउंट करते हैं। अब आते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन का जो बेसिक कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपको इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस होना चाहिए एज पर न्यू GMO एंड ER। और इम्पेयरमेंट रिलीफ का क्या है, इम्पेयरमेंट रिलीफ इज द मंथली डिसेबिलिटी कंपेंसेशन calculated as a defined percentage of the lost recoverable emoluments awarded to armed forces personnel who are retired or discharged from service voluntarily or otherwise with a disability sustained under circumstance accepted as category B or C and assessed not less than 20%. Impairment relief shall hereinafter replace the term disability element in as far as the disability compensation to the armed forces personnel who are retired or discharged from service, जो रिटायर हो रहे हैं या डिस्चार्ज हो रहे हैं। दिस इज नॉट ए पेंशन एंड शैल कॉज सीज अपॉन द डिमाइज ऑफ द रिसिपिएंट। ये कोई पेंशन नहीं है, इसे पेंशन नहीं माना जाएगा। फर्स्ट थिंग, अगर पेंशन नहीं माना जाएगा तो इस पर DR होंगे क्या, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि देखिए अभी तक इसका कोई जवाब भी नहीं मिला। क्योंकि इम्पेयरमेंट रिलीफ अभी तक जिन लोगों को दिया जा रहा है मंथली तो दिया ही नहीं जा रहा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिया जा रहा है, तो DR का कोई सवाल ही नहीं है। तो जब पेंशन नहीं है तो DR भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्पेयरमेंट रिलीफ जिनको ग्रांट किया जा रहा है, जो नॉर्मल रिटायर हो रहे हैं या फिर जो लोग वॉलंटियरी जो डिस्चार्ज ले रहे हैं, उनका जो केसेस है उसमें इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जा रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी पेंशन अगर नहीं दिया जा रहे हैं तो इस केस में इम्पेयरमेंट रिलीफ यानी कि ये कंपेंसेशन है, पेंशन नहीं है। पर पहले क्या था, चाहे आप प्रीमेच्योर जा रहे हैं, चाहे आप पूरा सर्विस करके जा रहे हैं, या इनवैलिड का तो है ही, आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था जिस पर DR भी मिलता था, पर वो चीज़ें अभी देखिए बंद हो चुका है। तो ये खास जो अंतर है। और दूसरा जो ये तो गया आपका एंटाइटलमेंट रूल्स का। दूसरा अगर हम बात करें कि GMO की,
कि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए जो आपका जो गाइडेंस है कि आरएमबी में कैसे कैसे कौन सी बीमारी को एट्रीब्यूटेबल मानना है, कौन सी बीमारी को एग्रीवेटेड मानना है और कितना परसेंटेज देना है, इसमें तो ड्रास्टिकल चेंज आया हुआ है। इसमें ड्रास्टिकल चेंज आया हुआ है और ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस को आप ऐसे पढ़ करके इसका कोई निचोड़ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, सर्कमस्टेंसेस है, जिसको समझने के लिए मेडिकल का नॉलेज होना जरूरी है। पर इतना मैं मोटा मोटा जो चीज़ बता देता हूँ, पहले जैसे केसेस था व्हिच हैव पीरियोडिक अटैक्स, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, एपिलेप्सी, ये सब चीज़ें जो पहले थे, ये सब चीज़ें पहले एग्रीवेटेड माना जाता था, ठीक है। पर अभी ये सब चीज़ों को एग्रीवेटेड नहीं माना जा रहा है, एट्रीब्यूटेबल तो है ही नहीं, ठीक है। देखिए ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये आपको पैरा 7 में है, ठीक है। पैरा 7 में आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं, इसको अभी पहले ये सभी चीज़ों को एग्रीवेटेड माना जाता था, अभी एन नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड माना जा रहा है। और दूसरा जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है सिवेरिटी के ऊपर, पर सेम सिवेरिटी पहले 30% मिलता था, अभी 5%, 3% मिल रहा है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर्स को ऐसे ही गाइड किया गया है कि एक्चुअल में जिनको डिसेबिलिटी है, जो कि सिविल के साथ कंपेयर करके, जैसे सिविलियन में कोई अगर पर्सन डिसेबिलिटी माना जाता है, जिनको उनको खास डिसेबिलिटी होता है, जैसे कोई आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, हाथ से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को डिसेबल माना जाता है। तो अभी फौज में भी ऐसे ही लागू हो गया लगभग, आप समझ लीजिए। अगर आपका खास कोई डिसेबिलिटी है तभी आपको डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि या फिर इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जा रहा है, अदरवाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ या डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट नहीं किया जा रहा है। तो ये खास अंतर अभी आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें चेंजेस रोज आते जा रहे हैं। और ख़ास जो बात इसमें था, पहले बताया गया था कि डिसेबिलिटी जो डिसेबल्ड सोल्जर है उनके लिए न्यू जीएमओ और ईआर उनके लिए लागू है, जिनका डिसेबिलिटी रिकॉर्डेड या और रिपोर्टेड ऑन और आफ्टर 21 सितंबर 2023। पर ऐसे नहीं हुआ। जिनका डिसेबिलिटी आज से 20 साल पहले हुआ है और अभी आरएमबी हो रहा है, उनको भी न्यू जीएमओ एंड ईआर का थ्रू इनका हिसाब से ही किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं लिखने में कुछ और दिख रहा है और ग्राउंड में कुछ और दिख रहा है, पर इस पर कोई कार्रवाई अभी तक तो हुआ नहीं, ना ही कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको क्लैरिफाई करने के लिए तैयार है, ना ही आरटीआई का जवाब देते हैं, ना कोई ग्रीवेंस का जवाब देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह का जो चीज़ें हैं इसको अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छे तरीके ये है कि आप प्रॉपर चैनल में आपका कोई ग्रीवेंस है ये सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मुझे रोज़ बहुत सारे कंप्लेंट्स और ये ग्रीवेंस का जो है मैसेज मुझे मिलता है, पर हमारा भी कुछ लिमिटेशन है। हम लोग जो है किसी का बिहाफ में नहीं कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। आपका लड़ाई आपको ही लड़ना पड़ेगा, या फिर किसी ऑर्गेनाइज्ड जो फोरम है, जैसे कोई यूनियन है, इसका थ्रू या कोई एसोसिएशन है, आफ्टर रिटायरमेंट आप कर सकते हैं। फौज में रहते हैं तो आप किसी तरह का कोई एसोसिएशन आप या फिर यूनियन में आप जुड़ नहीं सकते हैं। अगर इस तरह का कोई आपको लगता है कि कंप्लेंट करना चाहिए तो आपको किसी एसोसिएशन में जुड़ना होगा आफ्टर रिटायरमेंट। और जो रिटायर्ड लोग हैं वो तो किसी भी एक सर्विसमैन एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया बेसिस पे जो एक सर्विसमैन एसोसिएशन है, जैसे NEXCC है, नेशनल एक सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी, आप उनका मेंबरशिप लेकर के उनके थ्रू आप ये सब जो ग्रीवेंस है आपका मिनिस्ट्री तक पहुंचा सकते हैं, ताकि इसका कोई सोल्यूशन हो और बहुत लोगों का भी भला हो। सो फ्रेंड्स, इसी तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।